सुबह का वक्त, चौहान मेंशन में चारों तरफ शादी की तैयारियां हो रही थी। वही समर्थ, वो दादी के सामने खड़ा था। वही दादी, वो समर्थ को देख अपना मुंह फेर कहती है, अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी तो फिर तुम जा सकते हो यहाँ से। और हाँ, कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, कह दादी रोने लगती है। अपनी दादी को रोता देख समर्थ गहरी सांस ले कहता है, दादी, आप मुझे फोर्स क्यों कर रही हैं? और आप जानती हैं कि मुझे आपके आंसू पसंद नहीं हैं। फिर आप उस लड़की के लिए रो रही हैं। तुम मुझसे बात मत करो। तुम्हें अपनी दादी की कोई चिंता नहीं है। मैंने तुम्हारी शादी बचपन में तय कर दी थी और तुम भी शादी के लिए तैयार थे। फिर अब क्यों मना कर रहे हो? मैं उस बच्ची को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मेरा पोता मेरी बात नहीं मानता? अपनी दादी की बात सुन समर्थ गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ आपके लिए। मुझे उस लड़की से कोई भी मतलब नहीं है। और शादी तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आप मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखिएगा। इतना कह समर्थ कमरे से निकल जाता है। जब वो अभिनव से टकरा जाता है, जिसे समर्थ को और गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अभिनव को देख कहता है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, जो बहुत की तरह चल रहा है? अरे तू, वो सब छोड़ चल। हल्दी का वक्त हो रहा है कहाँ? ताड़का सुर बने घूम रह रहा है। अभिनव की बात सुन समर्थ कुछ नहीं कहता और वहां से अपने रूम में चला जाता है। इधर दादी के कमरे में दिग्विजय जी दादी जी से बात कर रहे थे। दिग्विजय जी कहते हैं, माँ, हम ठीक तो कर रहे हैं ना? कहीं समर्थ को फोर्स कर शादी तो हम करा देंगे, लेकिन आप भी उसके गुस्से को जानती हैं। कहीं वो अपने गुस्से में मासूम बच्ची को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, वो उससे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अदिति की मासूमियत और सादगी उसके दिल में घर कर जाएगी। बाहर सावित्री जी समर्थ के सामने खड़ी थी और आद्विक उनको देख रही थी। मानसी जल्दी से आगे आकर कहती है, भाई मुझे हल्दी लगानी है, आप बैठिए ना समर्थ। एक नज़र सबको दादी को देख बैठ जाता है और मानसी उसे हल्दी लगाती है। समर्थ ने बस मानसी से गाड़ी लगवाई थी, वो भी बस गाल में थोड़ा सा बाकी। किसी से भी उसने हल्दी लगवाई थी, अदिति की भी हल्दी। और अब अदिति को मेहंदी लग रही थी। अदिति ने अभी हरे रंग का लहंगा पहननी थी, जिसने सोने की तार से कारीगरी की थी, और वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। शादी में किसी को भी नहीं बुलाया गया था, सब घर के थे, इसीलिए वहाँ भीड़ भी नहीं थी। मेहंदी लगाने के बाद सावित्री जी कहती हैं, मानसी भाभी को रूम में ले जाओ। और हाँ, कुछ देर में मेकअप वाली आ जाएगी, तब तक तुम भाभी के पास रही, तब तक मेहंदी सूख जाएगी। रस्मों और सभी रीति रिवाजों के कारण कब शाम हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। अदिति अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में तैयार बैठी थी, लाल रंग के लहंगे। अदिति बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और मेरे हाथ में अपनी नानी की तस्वीर बैठी थी। जब उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और मिताली मानसी के साथ अंदर आती है। अन्य लोगों को अंदर आता देख अदिति खड़ी हो जाती है। जब मिताली अदिति की नज़र उतारती हुई कहती है, बहुत सुंदर दिख रही हो, किसी की नज़र ना लगे। अदिति हल्के से मुस्कुराती है, भाभी, आप सच में बहुत खूबसूरत हो भाई, आपको देखेंगे तो बस देखते रह जाएंगे। मानसी की बात पर अदिति शर्म से अपनी नज़रें नीचे कर लेती हैं। मिताली अदिति को घूंघट ओढ़ा कहती है, चलो मुहूर्त का समय हो गया है, और अदिति को नीचे ले जाती है। नीचे समर्थ मंडप में बैठा था। सबकी नज़र अदिति पर थी, लेकिन समर्थ ने अदिति को एक नज़र भी नहीं देखा। वो अभी भी जलती हुई अग्नि को गुस्से में देख रहा था। मिताली अदिति को समर्थ के बगल में बैठा देती है, जिसे समर्थ की हाथों को मुट्ठी कस जाती। और शादी की रस्में शुरू होती ही बीतते वक्त के साथ समर्थ का गुस्सा भी बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, लेकिन अपनी दादी की वजह से वह चुप था। कुछ घंटों बाद शादी पूरी हो गई थी और अदिति समर्थ सभी का आशीर्वाद लेते हैं। अदिति को समर्थ के कमरे में ले गया गया था और समर्थ वो घर के मिनी बार में ड्रिंक कर रहा था, जिसे देख अभिनव कहता, यार बस कर, अब भाभी तेरा इंतज़ार कर रही होगी। नाम मत लो तुम मेरे सामने उस लड़की का, जिसकी वजह से दादी ने मुझे शादी के लिए फोर्स किया। समर्थ की बात सुन अभिनव कहता है, अदिति अच्छी है, तुम उसे एक बार देखो तो वो बहुत प्यारी और मासूम है। और तुम्हारी जल्दी शादी किस लिए हुआ है? हाँ, तो तुम्हें दादी ही बता सकती हैं। बाकी तुम अपने कमरे में जाओ, रात काफ़ी हो गई, अदिति तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। समर्थ कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। कमरे में आती हूँ, समर्थ को अदिति दिखती है, जो बिस्तर पर घूंघट के लिए बैठी थी, जिसे देख वो अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है और गुस्से में अदिति की तरफ बढ़ जाता है। वहीं अदिति, जो समर्थ के कमरे में आने पर अपने हाथों की मुट्ठी अपने लहंगे में कस देती है।
इधर समर्थ गुस्से में अदिति को देख रहा था और उसके हाथ को अचानक ही पकड़ लेता है और उसे बिस्तर से नीचे उतार देता है। वही अदिति समर्थ के ऐसा करने पर हिरानी से उसे देखने लगती है कि समर्थ गुस्से में कहता, खबरदार, जो मेरे बिस्तर पर सोने की कोशिश की तो मेरे घर वालों को बेवकूफ़ बनाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसी गांव की गंवार लड़कियों को अपने भोलेपन की जाल में सबको कैसे फंसाती हो, लेकिन मुझसे दूर रहो, कह समर्थ बिस्तर पर जाकर सो जाता है। वही अदिति, वो अभी भी वैसे ही खड़े हो समर्थ को देख रही थी। वो अभी भी घूंघट में थी, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसकी नानी माँ ने ऐसा तो नहीं कहा था। उसकी नानी माँ ने कहा था कि उसका हमसफ़र उसे प्यार देगा, उसे दुनिया भर की खुशियाँ देगा, लेकिन हाँ, तो उसका हमसफ़र उसे देखना भी नहीं चाहता था। वो अपनी आंखों में आंसू लिए समरथ को देख रही थी। अपने आंसुओं